हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम होने वाला है समास। अगर आप कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाली हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे सवाल फंसने वाले हैं। साथ ही साथ आप जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर भी बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर आप आज की इस वीडियो को देखते हैं पूरा अंत तक, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की जो टॉपिक होने वाली है उसका नाम है समास, और हमें कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा समास के अंतर्गत। मैं आज की इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर करूंगा कि कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार हमें कौन कौन से समास पढ़ने हैं। बहुत सारे स्कूलों में जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स, उन लोगों को यही नहीं मालूम रहता है कि कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार कितने समास बच्चों को पढ़ाना है। बहुत लोग होते हैं पूरा पूरा समास लिखवा देते हैं और बच्चों पर प्रेशर ज्यादा आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जितना सिलेबस में है केवल उन्हीं को बताना है। साथ ही साथ मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगा जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो हमारे साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 नंबर कहीं नहीं गए हैं। साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बात तो है, कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आखिर समास क्या होता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करिएगा। समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया संक्षिप्त रूप धारण करते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे कहना है, मैं किसी का नाम लूं, जैसे मैं इस तरह से रावण को बुलाऊं कि 10 है आनंद जिसकी अर्थात रावण, यानी 10 है आनंद जिसकी अर्थात रावण। द आनंद का मतलब है सिर, यानी किसके पास 10 सिर है। मैं इस तरह से बुलाऊं कि 10 सिर वाला यहाँ पर आ जाए, तो ये लंबा हो रहा है कि 10 सिर वाला यहाँ पर आ जाए। इसी को शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे कह दूं कि दशानंद तुम यहाँ पर आओ, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। यही समास कहलाता है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि यानी बड़े चीजों को शॉर्ट में कहना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आम भाषा में समझिए कि बड़ी चीजों को संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ आपको ये अभी बता देता हूँ कि यह जो टॉपिक होने वाली है, यहाँ से आपकी थ्योरी में एक भी नंबर नहीं आएगा, बल्कि आपके एमसीक्यू के तौर पर पूछे जाएंगे 1-2 प्रश्न, बल्कि आपको लिखने के लिए नहीं आएंगे। तो आप केवल समझने का प्रयास करिएगा। समास किसे कहते हैं एक बार और समझिए, यानी बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में कहना या संक्षिप्त रूप में कहना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया संक्षिप्त रूप धारण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। और समास का शाब्दिक अर्थ कभी आपसे पूछ ले तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना होता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके कन्फर्म है, पूछा जा सकता है। अब सुनिए, जो समास होता है ना, यह क्या होता है कि यह समास हमारे कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार 4 पढ़ने हैं, जबकि होते हैं 6। हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। जबकि 2 होते हैं तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, जो कि हमें कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ने हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो समास होता है वह टोटल द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, साथ ही साथ तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, ये होते हैं 6 समास। समास के 6 प्रकार होते हैं: द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। जबकि हमें कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार केवल इन्हें ही पढ़ना है। द्वंद्व को पढ़ना है, द्विगु को पढ़ना है और बहुब्रीहि को पढ़ना है। और एक होता है कर्मधारय। कर्मधारय
इसे पढ़ना है, यानी केवल हमें 4 ही पढ़ना है कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार। बाकी जो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, ये तो समास है लेकिन कक्षा 10 के सिलेबस में नहीं है और हमें इन्हें पढ़ना भी नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो जो सिलेबस में दिया रहेगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो बात को समझ गए होंगे। समास किसे कहते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं और हमें कौन कौन से सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। अब मैं जा रहा हूँ आपको चीजों को बेहतरीन तरीके से बताने के लिए, उदाहरण सहित बताऊंगा। समास किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना। अब समास के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। समास के प्रकार किसके अनुसार, क्लास 10 के अनुसार। क्लास 10 के अनुसार ऐसा नहीं कि मुझे अव्ययी भाव नहीं आ रहा, तत्पुरुष नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको केवल कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाऊंगा ताकि आप पर ज्यादा प्रेशर ना आए, जो चीजें हैं वो बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए चीजों को। कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार समास के प्रकार की बात करें तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार हमें केवल 4 ही समास पढ़ने, कौन कौन से, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, ये 4 पढ़ने हैं। और समास किसे कहते हैं, इसका संक्षिप्त अर्थ क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने ऊपर डिस्कस करके आपको बता दिया। तो सबसे पहले समास को हम लोग पकड़ते हैं जिसका नाम है द्वंद्व। आखिर द्वंद्व क्या होता है, मैं आपको पहचानने का ट्रिक भी बताऊंगा। द्वंद्व समास क्या होता है, जब आपको किसी समास आपसे इस तरह से पूछेगा, इसका उदाहरण, इसका परिभाषा तो लिखने के लिए नहीं देगा, लेकिन ऑप्शन में इसका एक उदाहरण देकर पूछ सकता है कि निम्न में बताइए कौन सा समास है। तो इसे पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है मालूम है आपको, दो शब्द दिखेंगे, दो शब्दों के बीच में आपको योजक चिन्ह दिखेगा। कभी कभार योजक चिन्ह नहीं दिखता है, लेकिन जब आप उसका समास विग्रह करेंगे ना तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उसके बीच में और शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है ना, उसे हटाकर समास विग्रह करते समय और शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा तरीका क्या है कि दो विलोम शब्द आपस में दिख गए तो आप उस पर तुरंत क्या कर देंगे, यह द्वंद्व समास है, उस पर आप तुरंत मोहर लगा सकते हैं कि यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। यानी जब आपको 3 कंडीशन दिख जाए, 3 शर्तें दिख जाए तो वह द्वंद्व समास ही होगा। पहला कौन सा रहेगा, कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए, पहली कंडीशन होनी चाहिए योजक चिन्ह, यानी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब है कि यहाँ पर एक शब्द दिखा, यहाँ पर एक शब्द, बीच में ये चीजें दिख गई। यानी इस तरह से आपको कुछ स्ट्रक्चर का कोई उदाहरण दिख गया तो आप द्वंद्व समास लगा देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि विलोम शब्द,
जब भी आपको विलोम शब्द दिख जाए, जैसे अगर मैं बात करूं माता पिता, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का तो प्रयोग होता ही है, साथ ही साथ माता पिता एक दूसरे की विलोम शब्द भी हैं, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वह क्या है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास तभी होगा जब दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, या फिर उनका समास विग्रह करते समय और शब्द उसमें जुड़ रहा है और उसका अर्थ एक सटीक ला रहा है, साथ ही साथ उसमें विलोम शब्द का भी प्रयोग किया गया है। यदि ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन कोई उदाहरण फॉलो करता हुआ दिख जा रहा है, तो आप उससे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको इसका परिभाषा बताता हूँ, आखिर द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास क्या होता है ना, कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है, साथ ही साथ ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी होते हैं। ये क्या हो गई इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा मैंने किसके आधार पर बताई, इसके पहचानने के आधार पर बताई कि जब आपको विलोम शब्द दिख जाए, योजक चिन्ह दिख जाए दो शब्दों के बीच में, तब आप तुरंत क्या कर देंगे, वह द्वंद्व समास है। इसी आधार पर मैंने आपको बता दिया कि द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है। अब मैं आपको लिखकर बताऊंगा। ऐसा समास जिस जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऐसा समास जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आखिर द्वंद्व समास किसे कहते हैं। अब इसके उदाहरण को भी आप देख लीजिए। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं माता पिता की बात करूं, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं रात दिन की बात करूं, रात दिन, अगर आपसे इन सभी का समास विग्रह पूछ लेगा तो इसका समास विग्रह होगा माता और पिता, इसका हो जाएगा रात और दिन। यानी जब योजक चिन्ह हटेगा तो और शब्द का प्रयोग होगा बीच में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अगला समास क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगले समास को हम लोग द्विगु समास ले लेते हैं। द्विगु समास आखिर किसे कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन बनता है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी समाज से क्वेश्चन आए, आप तुरंत आंख बूंद के उसका उत्तर दे देंगे। आपका इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा आज की इस वीडियो में। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक और उदाहरण बताऊंगा जो कि अपवाद के तौर पर है। भीमा अर्जुन, भीमा अर्जुन, आप इसे पढ़ रहे होंगे तो जब आप इसे पढ़ेंगे यानी इसका उच्चारण करेंगे भीमा अर्जुन, यानी भीम और अर्जुन आपको समास विग्रह करता हुआ दिखाई देगा, आपके मन में ही आ जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह कौन सा है, द्वंद्व समास है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भीमा अर्जुन में कौन सा समास है, बहुत सारे बच्चे इसे कर्मधारय बहुव्रीहि दे देते हैं, लेकिन आपको इसका सटीक उत्तर देना है द्वंद्व समास। अब द्विगु समास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो द्वि है, द्वि क्या है, एक प्रकार की क्या है, द्वि एक प्रकार की संख्या है। द्वितीय आपने लिखा हुआ दिखा होगा, द्वितीय में ऐसे ही बनता है। तो द्वि क्या है, एक प्रकार की संख्या है, यानी ऐसा समास जिसमें संख्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनसे उनके समूह का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु यहाँ पर देख रहे हैं, द्वि क्या एक प्रकार की संख्या है और ऐसा समास जिसमें संख्या शब्द का प्रयोग किया जाता है या फिर संख्या शब्द आते हैं उनका समास विग्रह करते समय, उसी को क्या कहा जाता है, द्विगु समास कहा जाता है। यानी इसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण कुछ इस प्रकार से, पहला उदाहरण है त्रिफला।
अगर आप त्रिफला को देखेंगे तो जो त्रि है यह पहला पद है और त्रि एक प्रकार की संख्या यानी यह एक प्रकार का द्विगु समास है। अगला उदाहरण की बात करें चौराहा, और चौ क्या है, एक प्रकार की संख्या है, पहला पद क्या है, संख्यावाची, तो यह भी क्या है, एक द्विगु समास है। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि आखिर द्विगु समास किसे कहते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो द्विगु समास यानी ऐसा समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। ऐसा समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है उसी को क्या कहा जाता है, द्विगु समास कहा जाता है, उसे द्विगु समास कहा जाता है। उसे द्विगु समास कहते हैं। अब आगे देखिए कि आगे कर्मधारय के बारे में पढ़ेंगे और कर्मधारय का क्या करना है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें आ जाएगा त्रिफला, चौराहा, तिरंगा। त्रिफला का हो जाएगा तीन फलों का समूह या फिर समाहार। समाहार का मतलब होता है समूह, समूह का मतलब होता है समाहार, यानी वे दोनों आपस में बराबर होते हैं। त्रिफला, तिरंगा, और मैं बात करूं चौराहा, यानी ये कुछ उदाहरण है। पूरा उदाहरण तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बता सकता हूँ जो कि द्विगु समास से बिलोंग करते हैं। आपको दो समास बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। द्वंद्व समास किसे कहेंगे, द्विगु समास किसे कहेंगे, ये चीजें। और इसे पहचानने का ट्रिक है, पहला पद देखिए और पहला पद आपको संख्यावाची दिख जा रहा है तो द्विगु समास रहेगा, और जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आपको दिख जा रहा है तो वह द्वंद्व समास रहेगा। यही इसे पहचानने की ट्रिक है। अब अगले समास की ओर बढ़ते हैं और अगला समास है कर्मधारय समास, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं सोच रहा हूँ ये मिटा दूं अब, क्योंकि ये मैंने आपको डिस्कस करके बता ही दिया है कि समास किसे कहते हैं। योजक चिन्ह, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा जो समास है, कर्मधारय समास के बारे में। आखिर कर्मधारय समास किसे कहते हैं और कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक क्या है। यहाँ से भी आपको उदाहरण देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा किसी भी समास को। कर्मधारय समास क्या है, चीजों को समझने का प्रयास करिए। जब ऐसा समास जिसमें आपको पहला पद विशेष से दिख जाए। सबसे पहले मैं आपको विशेषण और विशेष्य की परिभाषा बताता हूँ। आखिर विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। जब तक आपको विशेषण और विशेष्य नहीं समझ में आएंगे तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको एक एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। विशेषण, विशेष्य आखिर क्या होते हैं। विशेषण का मतलब होता है जिस चीज की विशेषता बताई जाए, यानी जब नाउन या संज्ञा की विशेषता बताई जाए तो उसी को विशेषण कहा जाता है। क्वालिटी, क्वालिटी जो होती है वही विशेषण कहलाती है। क्वालिटी मतलब मैं अच्छा लड़का हूं तो अच्छा हूं, अच्छा एक प्रकार की क्वालिटी है तो वही क्या है, विशेषण है। तुम बहुत खराब लड़के हो, खराब क्या है, क्वालिटी, बच्चे की क्वालिटी को बता रहा है कि बच्चा कैसा है, खराब है, तो खराब क्या है, विशेषण है। और कौन खराब है, बच्चा खराब है।
बच्चे की विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, और विशेषता ही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह जो शब्द होता है वह क्या कहलाता है, विशेष्य या फिर एडवर्ब कहलाता है। चीजें आपको समझ में विशेष्य कहलाता है, एडवर्ब नहीं होगा, विशेष्य कहलाता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य क्या होता है। ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको जैसे कि क्लियर कर दिया। अब चीजें आपको आसान लगने लगेंगी इसके अंतर्गत जितने भी चीजें बताऊंगा। यानी ऐसा समास, कर्मधारय समास की ओर चलते हैं। ऐसा समास जिसमें पहला पद आपको विशेषण दिखे और दूसरा पद विशेष्य दिखे। जैसे मैं बात करूं नील गाय, अगर मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखूं नील गाय क्या है, नील गाय, नील गाय आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो गाय है ना वह नील का मतलब होता है नीला रंग, नील का मतलब होता है नीला रंग। यानी यह जो गाय है यह कैसी रंग की है, नीली रंग की है। यहाँ पर गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय जो है वह नीली रंग की है, और नीली क्या हो जाएगी, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, जबकि गाय की विशेषता बताई जा रही है इसलिए यह विशेष्य हो जाएगा। यानी ऐसा समास जहां पर पहला पद आपको विशेषण दिखे, दूसरा पद विशेष्य दिखे, उस समास को क्या कहा जाता है, कर्मधारय समास कहा जाता है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझने का समझ गए होंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, ऐसा समास जिसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, उसी को क्या कहा जाता है, कर्मधारय समास कहा जाता है। मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझा दिया। ऐसा समास जिसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, ऐसा समास जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, पहला पद आपको कहीं पर भी विशेषण दिख जाए, कोई क्वालिटी दिख जाए, किसी भी चीज की क्वालिटी दिख जाए तो वह कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब क्या होता है, अगर मैं इसकी कुछ और उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में नील गाय तो आ ही जाएगा, नीली है जो गाय, नील गाय का मतलब गाय कैसी रंग की है, नीली रंग की है, और गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय नीली रंग की है। अगला बात करूं चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल का मतलब है कि जो आपकी चरण है प्रभु श्री, यानी आपकी जो चरण है, चरण का मतलब पैर होता है, और जो पैर है वह कमल के समान है, उसी को क्या कहा जाता है, चरण कमल। यानी चरण कमल क्या है, आपके पैरों से तुलना की जा रही है कमल की, तो वह क्या हो जाएगा, चरण कमल। यानी यहाँ पर चरण जो है यह विशेष, यह सॉरी ये तो रूपक अलंकार में आ जाएगा, मैंने कुछ अलग ही आपको बता दिया। अगर मैं यहाँ पर ले लूं लाल मिर्च, छोड़िए लाल मिर्च मैं ले लेता हूँ, लाल मिर्च, तो मिर्च कैसी है, यहाँ पर मिर्च विशेष्य है, जबकि लाल जो है यह विशेषण है। विशेषण क्यों है, क्योंकि यह विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर मिर्च की, कि मिर्च जो है वह हरी रंग की ना होकर के क्या है, लाल रंग की है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। अब मैं आपको चौथे पॉइंट्स की ओर लेकर चलता हूँ, और चौथा पॉइंट है बहुव्रीहि समास। लेकिन उससे पहले बताने के लिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, तो आप 1 मिनट में इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कि कर्मधारय समास क्या है, ऐसा समास जिसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, वहीं दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है,
जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष्य कहते हैं। उसी शब्द को, उसी समास को क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। उदाहरण में नीली गाय, नीली गाय कैसे हो जाएगी? यानी गाय की वहां पर विशेषता बताई जा रही है कि जो गाय है ना वह नीले रंग की है और जो मिर्च है ना वह लाल रंग की है। यहाँ पर विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय। कर्मधारय को पहचानने का ट्रिक, द्वंद्व को, द्विगु को, मैंने हर एक चीजों को आपको बता दिया है। अब मैं आपको लेकर चलूंगा बहुब्रीहि समास की ओर। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते तो मैं भी डिजिटल बोर्ड ले लेता, लेकिन व्यू कितने आ रहे हैं मालूम है? इतना पढ़ाने के बाद 1 व्यू, 2 व्यू, ऐसे व्यूज आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैं हार मान जाऊं? जब तक इसी पर पढ़ाऊंगा जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुब्रीहि समास यानी चौथे समास के बारे में हम लोग बात करते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। आखिर बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं और बहुब्रीहि समास को पहचानने का ट्रिक क्या है, इसके कुछ उदाहरण के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है ना? ऐसा समास होता है जिसमें पदों का अर्थ न लेकर के कोई अन्य अर्थ, यहाँ पर जहां पर ऐसा समास जिसमें दो पदों का अर्थ न लेकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब होता है दशानन। अगर मैं आपके सामने दशानन बोल दूं तो यहाँ पर दो शब्द हैं, दस और आनंद, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई तीसरा पद प्रधान हो, जैसे 10 मुख है जिसके अर्थात रावण, यानी यहाँ पर तीसरा शब्द जो है, तीसरा पद जिसका नाम है रावण, यहाँ पर उसकी प्रधानता दी जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चीजें आपको परिभाषा केवल इसमें थोड़ी सी याद करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपको द्वंद्व समास कोई उदाहरण आपको दे रहा है, अगर देवी देवताओं के नाम आपको उस उदाहरण में दिख गए हैं, जैसे लंबोदर का मतलब होता है गणेश जी, और पंचानन का अर्थ होता है हनुमान जी, नीलकंठ का मतलब होता है शिव जी, और ऐसे ही करके बहुत सारे होते हैं, वाड़ी, पाड़ी हाथ, ऐसे कुछ होता है। ऐसे यानी जब भी आपको किसी समास का उदाहरण दिख जाए और उस ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि समास दिख जाए और क्वेश्चन दिया रहे कि कोई देवी देवता का नाम, तो उसमें आपको बहुब्रीहि आंसर लगाना है, क्योंकि बहुब्रीहि आंसर सबसे ज्यादा देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध होता है। यानी जितने भी देवी देवताओं के नाम आती हैं वे सभी किस समास के अंतर्गत आती हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। यानी मैं आपको इसका परिभाषा बता दे रहा हूँ, लेकिन पहचानने की ट्रिक यही है कि जब भी आपको किसी देवी देवता का नाम दिख जाए तो तुरंत आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्लिक करना है। तो क्या हो जाएगा? जहां पर पहले व दूसरे पद की प्रधानता न होकर, पद का मतलब होता है शब्द, पद की प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास कहा जाता है। यानी मैंने आपको बता दिया कि बहुब्रीहि समास क्या है, जहां पर पहले व दूसरे पद की प्रधानता न होकर के कई तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसी समास को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अब उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हमारा आ जाएगा लंबोदर, लंबोदर, पीतांबर। पीतांबर का मतलब होता है पीले वस्त्रों को जो धारण करते हैं, उनका क्या नाम है? विष्णु जी या फिर गणेश जी। पीतांबर। दशानन,
यानी आपको सभी देवी देवताओं के नाम दिख रहे हैं, तो वह कौन सा आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। मैंने आपको 4 समास के बारे में बताया, द्वंद, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय, और इनके एक एक पॉइंट्स को क्लियर करके बताया। बहुत मेहनत लगती है और पढ़ाने का तरीका भी आना चाहिए। तो आपको क्या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।